फरवरी मार्च का ऐसा लग रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं। 2024 का ही है और फरवरी मार्च का। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कोशिश करते हैं कि इसको करने की कोशिश करें। अब पहला क्वेश्चन है, विच स्पीशीज कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एस। ये कार्बन 14 और नीचे 6 लिखा हुआ है। कार्बन 14 और नीचे 6 लिखा हुआ है बेटे। कार्बन का आइसोटोप होता है ये कार्बन 13, कार्बन 14 और ये सोडियम प्लस है 2311। Which species contain the same number of neutron as and the same number of electron? चलिए जी बताइए, कार्बन के अंदर इस वक्त कितने न्यूट्रॉन है? 8। 14 माइनस 6 8। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 8 न्यूट्रॉन। चलिए अब वन बाय वन करके करते हैं, ठीक है। अब फ्लोरीन 17 9। पहले न्यूट्रॉन चेंज चेक कर लेंगे। बताइए 17 माइनस 9 क्या आएगा? 8। 8 न्यूट्रॉन। तो ये हो सकता है। चलिए अब ये 15 माइनस 7 है। बताइए ये कितना आ सकता है? 8। 8। ये भी 8 हो सकती है, 8 है। नियोन 20 माइनस 19। ये सर 10 लिखा है शायद। 20 10 होगा माइनस सर। 10। 10 होगा बिल्कुल। 10 तो भाई सर। ये 10 आ गया, ये तो गलत हो गया। ये न्यूट्रॉन गलत हो गया भाई। जी सर। चलिए ऑक्सीजन आ जाइए। ऐसा मुझे लग रहा है कि 15 लिखा है ये। 15 माइनस 8। बोले बेटा क्या होगा ये? 7। 7 हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो रहा। डी है सर। सर ये मैंने जो पेपर खोला हुआ है ना उसके अंदर मतलब यही खोला हुआ है, उसमें जी जी। मुझे जो बी वाला है ना वो 16 लग रहा है जब जूम इन कर रही हूँ, और मुझे डी वाला भी 16 लग रहा है। अच्छा ऊपर 16 लग रहा है आपको ये? जी, बी और डी दोनों के अंदर जूम इन करके 16 लग रहा है। बी और डी में ये 16 लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारी मजबूरी, अब हम क्या करें, हमें पेपर ही ये मिला है 16। तो चलिए इसको 16 से करके देखते हैं। 16 माइनस 8 क्या आ रहा है? 8 सर। 8। तो ये भी सही आ रहा है। और सर अच्छा बी, nitrogen भी 16 आई थिंक सो। क्या बी में भी 16 कह रहे हैं आप? जी सर। चलिए आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बी में भी आपको 16 नजर आ रहा है ये, तो भाई मैं इसको भी 16 कर लेता हूँ। तो भाई ये 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा ये? 9। 9। तो ये तो कैंसिल हो गया फिर। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए फ्लोरीन पे आ जाइए। फ्लोरीन बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 9 सर, 9 इलेक्ट्रॉन। 9। तो ये भी कैंसिल हो गया। हाँ जी सर। इसमें बताएं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। +2 10। तो इसका मतलब ये वो डी आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो मेरे बच्चों यहाँ तक पसंद आ गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस हैज द लार्जेस्ट एंथैल्पी चेंज पर मोल? ठीक है। बताइए पहले सवाल में एल्युमिनियम +3 से +4 हो रहा है, ठीक है।
पहला वाले में +3 से +4 हो रहा है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। बताइए एल्युमिनियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3। अच्छा, 3 के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या बेटे? सबके आखिरी निकाले। सबके आखिरी शेल निकाले हुए, ठीक है। चलिए अब आपने मुझे बताना है एल्युमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 13। 13। 2 8, क्योंकि +3 है इसका मतलब है 2 8। फास्फोरस में +5 है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 मतलब 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे, ये भी 2 8 है। बताइए सल्फर में +6 लिखा है, सर इसमें 10 होंगे, सब में 10 ही होंगे सर। इसमें भी आप कह रहे हैं 10 होंगे, और लास्ट वाले में 10 होंगे। इसमें भी 10 होंगे। इसका मतलब है प्रोटॉन बताइए, अब आप प्रोटॉन कितने में होंगे? पहले में 13, पहले में 13 प्रोटॉन है, फिर 15, फिर 15 है, फिर 16 और फिर 14। फिर 16 और फिर 14। उसमें 14। जिसमें ज्यादा प्रोटॉन उसमें ज्यादा अट्रैक्शन, तो लार्जेस्ट उसकी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो सी आंसर होना चाहिए इस हिसाब से। तो मेरी बात गौर से सुनिए, इस हिसाब से सी होना चाहिए। सर सी होंगे, सबके शेल सेम ही है। अच्छा, क्या इसमें बीबी अमीन ऑप्स लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि वो बीबी अमीनोस पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में होता है। क्या आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? याद रखिएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में होता है बीबी अमीनोस। एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन किसी में स्पिन पेयर रिपल्जन है, वो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। मेरे बच्चों, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। एल्युमिनियम में 4th आयनाइजेशन एनर्जी है, और बी में 6th आयनाइजेशन एनर्जी है, सी में 7th आयनाइजेशन एनर्जी है, और डी में 5th आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सोडियम कंपाउंड कंटेन 74.2% बाय मास ऑफ सोडियम? वही बच्चा कर सकेगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। टोटल इनका एमआर निकालेंगे, फिर सोडियम का परसेंटेज निकालेंगे। शाबाश। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। बेटा 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। ऊपर है 2 मल्टीप्लाई बाय सोडियम होता है 23। बताइए सोडियम कार्बोनेट एमआर क्या 106 होता है? बेटा निकालना जरा, सोडियम कार्बोनेट का 106 होता है। जी सर। निकालिए, कितनी परसेंटेज आ रही है बेटे? 43.4। 43.4। तो भाई ए गलत हो गया। अब बी में आ जाइए, सोडियम क्लोराइड 23 मल्टीप्लाई बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो बेटा कितना? 39.6.3। 39.3। मेरे बच्चा ये भी गलत हो गया। अब आ जाइए सर बोले सी की आएगी 57.5। 57.5। हाँ NaOH की ना? ठीक है, नहीं वो तो बी की निकाली आपने। आपने सोडियम क्लोराइड की बता रहे हैं ना 57 ना हाइड्रोक्साइड बता रहा हूँ सर। अरे यार, अच्छा एक मिनट इसमें मेरा ठीक बेटा, निकाली आपने। एक मिनट, ये 39.9 है। हाँ अच्छा 0.3। इसकी आप कितनी बता रहे हैं? 57.5। 57.5। और लास्ट वाले की 74.2। अच्छा ठीक हो गया बेटा। लास्ट वाले की आप कह रहे हैं सोडियम है 2 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय सोडियम ऑक्साइड का एमआर कितना होता है? 62। कितना बेटा? 62। हाँ 62 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा बेटे? 74.2। तो आंसर डी होगा सर इसका।
74.2, तो आंसर इसका डी हो गया। चलिए जी, फॉर्मूला रिपीट करते हैं। क्या बेटा दोबारा बोलिएगा। ये परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला रिपीट कर दें। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा कि सोडियम कितने हैं, ठीक है। जी पहले वाले में देखिए सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय MR मल्टीप्लाई बाय 100। मोल बात समझ आ रही है बेटा। मल्टीप्लाई बाय देखिए नंबर ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय MR मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस measured at room condition produced from burning 100 cube of diesel fuel containing 0.8346 gram of sulfur। तो मेरे बच्चों सल्फर है, इसको ऑक्सीजन में जलाया है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे कि 0.8346 ग्राम सल्फर में कितने मोल होते हैं, ठीक है। 0.026 ठीक है बेटा, मोल ऑफ सल्फर 0.8346 डिवाइडेड बाय 32। बेटा दोबारा बोलना क्या आंसर आ रहा है। 0.0226। 0.026 मोल आ गया। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड के भी इतने ही मोल होंगे। हाँ सर। मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is equal to mole of sulfur which is equal to 0.026 मोल। बेटा आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मोल 20%। आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक मोल में 24,000 cm³ होते हैं। तो बताइए 0.026 मोल में कितने होंगे बेटे। 624 आ 625.95 आ रहा है सर। जो मतलब वही दिया है। 635 25.95। 625.9 95। आ रहा है, ठीक है। cm³। मेरे ख्याल में हमने जो है कहीं राउंडो वगैरह में मसला किया है, वरना एग्जैक्टली हमारा आ जाता। सर तो 100 ml क्या सिर्फ ऐसे ही सर उसका भी रेशो लगाएंगे कि उधर 62595। बेटा एक मिनट। हाँ जहरा आप क्या कह रही दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ 100 dm³ उसका सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है क्या। देखिए अगर आपको से ये पूछा जाता है ना कि पर वॉल्यूम का, ऐसे तो नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सर बात सुने। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट। मेजर्ड एट रूम कंडीशन प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग 100 dm³। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिए। सर एक मिनट रुकिएगा बेटा, प्लीज एक मिनट रुकिएगा बेटे। अगर मैं इसका वॉल्यूम 22 रखता हूँ, 22.4 22.400 क्यों सर। अब आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। 584.9 कितना बेटा। 584.9 सर आपने पहले ठीक Five- किया था, आपने हैरानी में और गलती करी थी। 24,000 रखेंगे सर। 24,000 बेटा आरटीपी है। बेटा एक मिनट रुक जाएंगे, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दें। मैं आप सबकी बात समझ गया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे ये कहा है कि एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, एक होता है आरटीपी। तो आरटीपी पे तो 24,000 ही रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइएगा। 224 पे 584 समथिंग आ रहा है सर। 584 आ रहा है, ठीक है। ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रहा था। सर हाँ बोले बेटे।
अगर आप 0.026 लेना मतलब पूरे वैल्यू की जगह, तो आपका आंसर 624 आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ गलती थी। आपने क्या कहा, दोबारा बोलिएगा। 0.026 ना लो। हाँ, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू ना लें, अगर आप 0.026 पे मोल लेते हैं ना और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24,000 से, तो आपका आंसर 624 आ जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर 625 समथिंग आएगा। हाँ हाँ, ये तो एमसीक्यू है, हमने तो डायरेक्ट ही करा है, तो तो सही किया था 624 ही, आपने। 624 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं 0.2 ले लूं खाली है, 0.026 लें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24,000 से, तो आपका आ जाएगा 624। तो मैंने 0.026 ही तो लिया हुआ है भाई। नहीं, जो आपका आंसर है ना 625, वो आपने एग्जैक्ट वैल्यू ली होगी, यानी पूरा आपने आंसर लिया होगा। नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं कैलकुलेशन, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा नहीं, हूँ। हमने कैलकुलेटिंग की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए वो आ गया। नहीं नहीं, आप 0.026 मल्टीप्लाई बाय 24,000 करें ना। तो फिर वही आएगा फिर। 624। ओहो, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं यार। फिर तो हमसे कैलकुलेटर की लेके चलते हैं ना। नहीं तो आप अगर कैलकुलेटर की वैल्यू लिख रहे हैं तो फिर आंसर में भी तो कैलकुलेटर की वैल्यू लिखे। आप सर मेरी वैसे बात, इतना, हाँ ठीक है, समझ में आएगा सर। भाई आपसे कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काम करना है, तो हर जगह 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है ना। अगर आप देखें चौथे पांचवें डेसिमल में करेंगे तो आंसर में तो फर्क आएगा फिर। जी अब ये कितना है, 624 आ रहा है, हाँ, तो अब ये बिल्कुल 624 आ गया। चलो, हमें कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, अब है विच रो शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल प्रोपीन। मिथाइल प्रोपीन कह रहा है, ठीक है। 1 2 3। आप मिथाइल की पोजीशन नहीं बताइए, गौर से सुनना। मिथाइल की पोजीशन लगाइए, प्रोपीन तो यही हो गया। तो बता सकते हैं मिथाइल कहाँ लगा होगा, 1 पे तो लगने से रहा, तो लास्ट 2 पे वाले लगा लगेगा। होगा सर। अगर अगर 1 में लगेगा ना तो वो तो ब्यूट हो जाएगा। तो बात बीच समझ पे आ रही है, तो बीच में लगेगा। अच्छा, अब आपको सिग्मा पाई बॉन्ड में कह रहे हैं ना, तो आप पूरा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना लें इसका। ये आपने इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप मुझे बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। 11। 11 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही है, ये वाला। बहुत ही बच्चों वाला पेपर आया है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर when heated to a high temperature AlCl3 molecules are formed. What are the arrangement of the bonding pair of electron around the aluminum atom in the 2 form of ammonium chloride? आइए AlCl3 बनाते हैं पहले। ये आ गया AlCl3। पता है ट्राइगोनल प्लेनर है या क्या है ये? टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल प्लेनर है ना। ट्राइगोनल प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर सही होगा कहा, ये। 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक 0 है, लोन पेयर है। ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अब है बी Al, होगा। अभी देख लेते हैं बेटा इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया एल्युमिनियम क्लोराइड। इस क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड, इस क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड, तो भाई ये तो टेट्राहेड्रल हो रहा है ये। तो 4 बॉन्ड बना रहा है टेट्राहेड्रल, और ये प्लेनर है। बोलो बेटा, बी आंसर क्या सही है ये? जी सर। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द टेबल शोज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सब्सटेंसेस। व्हिच सब्सटेंस हैज अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर? बताइए, जो जायंट कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा? हाई होगा। हाई होगा सर। डी है सर। तो भाई ये 2 हो सकते हैं। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, सही है। बताइए कोवेलेंट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कम कम। होती है? कम होती है ना।
आयनिक की ज्यादा होती है। बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड में क्या होगी अगर जाइंट है? कम होती है। इसकी होती ही नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी पुअर होती है। इसकी मिसाल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर मेल्ट कर देंगे तो करंट थोड़ी निकलेगा उसके अंदर। अच्छा, अगर मिट्टी को पानी में डालेंगे वो सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा जाइंट? अगर मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, पानी में अगर जाइंट को डालेंगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? कोवेलेंट तो रिएक्ट करते हैं ना बेटा, बात समझ में आ रही है? इनकी तो कंडक्टिविटी तो हो नहीं सकती ना, इनसॉल्युबल होगा ना। जी सर। तो जी सर। डी आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है। Question number 8. At room temperature and pressure, H2O is a liquid and H2S is a gas. What is the reason for this difference of state? बताइए H2O में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है कि वो लिक्विड हो हाइड्रोजन गई? बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बताइए H2S में कौन सी बॉन्डिंग होगी? वैन डर वाल हो सकती है, परमानेंट डाइपोल भी नहीं होगी। अच्छा जी, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन हैज हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एस एंड एच। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन इसका लिक्विड होने का क्या ताल्लुक है ये समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में सी आंसर सही लग रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है पानी के अंदर, बट नॉट बिटवीन H2S मॉलिक्यूल। बोले बेटा, क्या सी आंसर है? सही लगता है। जी सर। अच्छा, अब लग तो ये रहा, देखिए अब पानी के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल कह रहा है ये, यानी वैन डर वाल, तो पानी के अंदर तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस लिहाज से ये भी गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9. The enthalpy change for the reaction can be calculated from the values of enthalpy change of formation, delta HF, delta HC or bond energy. The enthalpy change of the reaction given. Which expression could be used to calculate delta HR? आपने इसका डेल्टा HR निकालना है, ठीक है? आपको फॉर्मेशन गिवन है, आपको कंबशन गिवन है, आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है, ठीक है? आइए इसको मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। क्या ये इथेन है बेटा? बोले बेटा, क्या ये इथेन है? क्या इथेन को कंबस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा बेटा? बोले। यस सर। अच्छा, अगर मीथेन को कंबस्ट करेंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा? जी। अच्छा जी, अब आपके पास है 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 H2O। ये इसने ऊपर ही लिख दी है। अब बताइए, क्या मैं इसको ऐसे बनाऊं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये, उन्हें क्या ऐसे बनाना चाहिए? नहीं सर, वैसे ही बना लेना। कैसे बनाऊं? अगर आप कंबस्शन तो H2 से ही एरो निकालना है। देखिए, एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास, ठीक है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास, गौर से देखिएगा, C2H6। सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन देख लें, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है ना एग्जाम में, इसलिए 2H2O। क्यों ना मैं कार्बन और हाइड्रोजन लेके इसको बना लूं, क्यों ना मैं कार्बन और हाइड्रोजन लेके इसको बना लूं, क्यों ना मैं कार्बन और ऑक्सीजन को लेके इसको बना लूं, क्यों ना मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके इसको बना लूं।
उन्हें आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर तो दोनों कार्बन चीजें सही है। अभी हम अपने ऑप्शन को देखेंगे फिर फैसला करेंगे ना, हमने तो ऑप्शन ही नहीं देखे। ऑप्शन में सिर्फ एक ही सही है। बताइए क्या ए सही हो सकता है? नहीं। खाली आप इसकी कंबशन निकाल लें C2H6 की, सर नहीं लेकिन हो उसमें सकता। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मीथेन भी बन रहा है ना, मीथेन भी तो बन रहा है। सर ये भी तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो सब मोल्स कंबस्ट कर रहा है और हम बोलते हैं कि इसके अंदर तो सिर्फ एक मोल कंबस्ट करता है ना, तो उस पर हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। नहीं, उसने तो अभी आपसे कहा है हेसिस साइकिल वगैरह पूछ रहा है ना आपसे, उसने डेफिनेशन नहीं पूछी अभी। नहीं, मैं आपसे जनरल बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे CH4 नहीं बन रहा होता और डेल्टा HC लिखा होता तब भी वो गलत होता ना। नहीं, कैलकुलेशन में हम ये थोड़ी करेंगे कि 1 मोल या 2 मोल, तो डेफिनेटली हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे ना। इधर तो नहीं हुआ तो फिर ये तो फिर भी गलत होगा। हाँ, ये तो मतलब उसने कहा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है अगर मीथेन नहीं होता तो डेफिनेटली वो डिवाइड बाय 2 होता। अब जब सही है। मीथेन ही नहीं है तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। जी सर। सर ये कौन से ईयर का पेपर है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन ये है कि अगर आप इथेन की कंबशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और मीथेन की कंबशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को माइनस कर दें। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दो सर कंबशन क्यों नहीं से समझ आ रहा? देखिए, मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं 2 मोल दोनों के कंबस कर दूं, ठीक है, तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं आइए तो आइए मैं आपने पर एक मिनट किया इसको था उसको तो। आइए इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको सर ये करके कौन देख से ईयर लेते का हैं। पेपर है? बेटा आप जल्दी आया करिए ना यार, अब मैं फिर दोबारा बता, 2024 फरवरी मार्च का है बेटे, ओके सर। ठीक है। ये देखिए C2H6, ये 3O2 है, ये 2CH4 है, +2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 है। अगर आप कहते हैं कि इसको कंबस करा है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना है, ठीक है, अगर इसको कंबस किया है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना है, क्योंकि दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब आप देखें, इसकी जो रिजल्टेंट है वो ये वाला रिजल्टेंट है H1, रिजल्टेंट H1 है, तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। H1 आपका 2 टाइम्स है और H3 आपका 2 टाइम्स है। आपको निकालना है H2। H2 इज इक्वल टू 2H1 माइनस 2H3। हाँ, तो ये तो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है बेटे। जहरा, जी जी सर सही। ये सही लग रहा है, ठीक है। अब आइए हम सी देखते हैं, ये भी हमें सही लग रहा है, ठीक है। आइए हम सी देखते हैं। क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ कार्बन कार्बन 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो लिहाजा ये गलत हो गया। यहाँ कार्बन कार्बन डबल होना चाहिए, नहीं, ये गलत हो गया। डी पे आ जाइए। डी कह रहा है CH4 फॉर्मेशन लो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करो और पानी को ऐड करो। अगर हम इनकी ये बात मान लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, और फिर रिएक्टेंट से माइनस करना चाहिए। तो लिहाजा ये 2 नहीं है, गलत हो गया, बी ही इसका करेक्ट आंसर है।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर एक दफा फिर बता दें। मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करा देता हूँ, ठीक है? देखें, अगर मैं इस सवाल को लेता हूं, ये जो ऊपर लिखा है मैंने, तो आप देखें, इसने कहा है कि कंबशन, फॉर्मेशन और बॉन्ड एनर्जी को लेना है। इसको कंबस करेंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, इसको कंबस करेंगे तो भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 पानी बनेंगे। पानी कितने भी बन सकते हैं, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और पानी बनेंगे। इसका नाम मैंने रखा H1, इसका नाम मैंने रखा H2, इसका नाम रखा मैंने H3। इसको 2 से मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंबस्ट हो रहे हैं। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 CH4 कंबस्ट हो रहे हैं। सर क्लास में आपने एक बात बताई थी कि बैलेंसिंग जरूरी नहीं होती है ऐसी साइकिल में, तो आपने तो बैलेंसिंग भी की है। ये मैंने इसको काट दिया, ठीक है? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। अब रिजल्टेंट बनेगा 2H1 इज इक्वल टू H2 प्लस 2H3। हमें निकालना है H2। H2 इज इक्वल टू 2H1 माइनस 2H3। H1 क्या चीज है बेटा? H1 है 2 टाइम्स डेल्टा HC C2H6 और ये है 2 टाइम्स डेल्टा HC CH4। इसलिए बी आंसर सही हो गया। उन्हें आपको मेरी बात समझ आई है मेरे बच्चों? ठीक है सर। जी सर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। Which reaction has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of propane? Which reaction has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of propane? Propane की enthalpy निकालनी है आपने, फॉर्मेशन। प्रोपेन होता है C3H8। 3 कार्बन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे। कार्बन सॉलिड होना चाहिए, ग्रेफाइड होता है कार्बन। हाइड्रोजन को गैस होना चाहिए, इसको भी गैस होना चाहिए। तो सर सी होगा आंसर फिर। तो फिर सी आंसर होना चाहिए। बोले, ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। वन ऑफ द reaction in the rechargeable lead acid battery is shown. Which statement about this reaction is correct? Lead is both oxidized and reduced. ये lead 0 है, ये ये सर lead +2 है। lead is oxidized, रिड्यूस नहीं हो रही। ठीक है? lead is oxidized। सी होगा सी। +4 पीवी भी तो है, अब ये +4 से +2 हो रहा है, तो रिड्यूस हो। ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो lead is oxidized, lead And is reduced. reduced। तो ये आंसर सही है। अच्छा, अब अगला कह रहा है नाइदर, ये तो है ही नहीं। लेड इज ऑक्सीडाइज ओनली, गलत। लेड इज रिड्यूस ओनली, गलत। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स रिएक्शन विद आयरन 2 इज शोन इन द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड? मेरे बच्चों, मुझे देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये MnO4 है माइनस, ये है आयरन 2 प्लस, और इधर है H प्लस। यहाँ आ रहा है मैग्नीज 2 प्लस, यहाँ आ रहा है आयरन 3 प्लस, यहाँ आ रहा है वाटर। मैंने आपसे कहा था इन सवालों का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वैल्यूज पुट करके देखना। लेट्स सपोज x आंसर 1 है, y आंसर 1 है। चलिए अब अगर आयरन 1 है तो
इधर भी 1 आना चाहिए, मैग्नीज 1 है तो इधर भी 1 आना चाहिए। अब आप देखें ऊपर टोटल चार्जेस कितने हो रहे हैं, ऊपर टोटल चार्जेस हो रहे हैं -1 + 2। पहले नीचे देख लें कितने हो रहे हैं, 2 + 3 5। तो डेफिनेटली यहाँ +1 आ रहा है, इसको 4 होना चाहिए। सर 4 क्यों, 8 होगा ना, दोबारा देखिए इधर बेटा, यहाँ क्योंकि 2 है, ऑक्सीजन एक मिनट रुकिएगा, इधर 2 है इधर 3 है, तो टोटल 5 चार्ज हो रहा है, ठीक है। इधर -1 है इधर +2 है, टोटल बन रहा है +1। क्या प्लस करें के कि पास ये प्लस ये चार्ज है। +5, क्या करें ये भी, क्या करें ये भी +5 हो जाए और ये भी +5 हो जाए, तो इधर +4 होना चाहिए ना। सर एच के क्या पास उस प्लस तरह चार्ज से है ना। करता है? बेटा पहले जो मैं बात कह रहा हूँ उसको बताइए, इंडोर्स करिए, क्या आपको ये बात समझ आ रही है। Yes. अगर यहाँ +5 है, अगर यहाँ +1 है तो इट शुड बी +4। अब बताइए, यहाँ मैं इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाता हूँ। अब देखिए कि इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है ए इज रॉन्ग। अब बी पे आते हैं सर जी, बोले जो हम से कह रहे हैं अनबैलेंस है, ये आप उसकी बेसिस पे कह रहे हैं, चार्जेस की बेसिस के ऊपर। जी बेटा, चार्जेस की वजह से। आइए ठीक है अब सर। बी को चेक करते हैं, ठीक है। बी को चेक करेंगे, यहाँ 3 आ गया, तो लाजमी इधर 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ 3 आएगा, सर टोटल 2 हो जैसे यहाँ जाएगा 3 फिर। आएगा, -1 + 3 × 6, सॉरी 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये टोटल बन रहा है +5। नीचे आ रहा है 2 + 9, 2 + 9 हो गया 11, तो 6 11 आ चाहिए, रहा है, तो 6 चाहिए, इधर 6 आ गया, तो इट शुड बी 3। बैलेंस नहीं है। अभी भी बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन आ जाए सर डी ट्राई करें। इधर 5, फिर सी ट्राई करें, सी पक्का है। सर इधर इसका 5 सी किया, है। करके देखते हैं बेटा। इधर 5 रखा, इधर 5 रखा, ठीक है, ठीक है, इधर 5 रखा, इधर 5 रखा, तो ऊपर आ गया -1, फिर आ गया 10, तो अब ये बनता है 9, नीचे आ गया 2 और नीचे आ गया 15, आ गया 17। तो बताइए कितना कम आ रहा है, 8। हाँ सर। तो ऊपर 8 आया, नीचे 4 आ गया, बैलेंस। बैलेंस हो गया। तो इसका आसान तरीका ये था कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो जो यहाँ 4 आएगा वही सही होगा। यहाँ 4 है, जहाँ 4 आएगा वही आंसर सही होता। सर ये सी कैसे बैलेंस, आप मुझे भी थोड़ा समझाएं। क्या दोबारा बोलना सर ये है, सी अभी बैलेंस दोबारा नहीं हुआ, बोलना है बेटा, समझाएं थोड़ा सी। अभी दोबारा। ऑप्शन सी समझ में नहीं आया कि कैसे बैलेंस नहीं हुआ। हो गया ना बैलेंस, नहीं ऑप्शन सी नहीं हुआ। अच्छा सी हो गया ना, बस सही है, हाँ सी हो गया। सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। सर इसमें एक मसला है, एरर है सवाल में। क्या बताएं, क्या इसमें मसला? 13 क्वेश्चन 13 को चेक करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन अ रिएक्शन रासन, द रिएक्शन reaches equilibrium giving a mixture of nitrogen, hydrogen and ammonia gas। ठीक हो गया। The mixture of gases present in equilibrium at a total pressure of 300 must be shown। ये टोटल प्रेशर दे दिया आपको, नंबर ऑफ मोल इन मिक्सचर दिए हुए हैं, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, केपी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले। बताइए टोटल मोल कितने हो रहे हैं, 180 + 590 + 160। बोलो बेटा कितना, कितने हो रहे हैं बेटे? 930। 930 मोल हो गए बेटे। अभी आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 180 डिवाइडेड बाय 930, उन्हें कितना आएगा सर फ्रैक्शन में ही बता दो। बेटा? क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं ना, तो हमें शॉर्ट मेथड करना चाहिए।
हम डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना था? 300। बोलो बेटा क्या आएगा? 58.1 58.1 एटमॉस्फेयर। चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालो बेटे। 590 डिवाइडेड बाय 930 मल्टीप्लाई बाय 300। बोलो बेटा। 190.3 190.3 ना? जी। सही है मेरा बेटा। बेटे अब बताओ अमोनिया के साथ कितना आएगा? 160 डिवाइडेड बाय 930 मल्टीप्लाई बाय 300। 51.61 51.6। जी। सही है मेरा बेटा, ये एटमॉस्फेयर आ गया। तो अब केपी का फॉर्मूला बनेगा अमोनिया का ना 51.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नाइट्रोजन। ये तो बैलेंस ही नहीं है। वही कह रही हूँ ना सर, ये और इसकी इवन ATM -2 है इसके आंसर्स के अंदर, उस हिसाब से भी ये बैलेंस नहीं है। अच्छा कुछ में -2 आ रहा है और कुछ में आ रहा है एटमॉस्फेयर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हमें तो इक्वेशन मालूम है ना, हम क्यों इतना घबरा रहे हैं? हम नई इक्वेशन लिख लेते हैं फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो 2NH3 बनेगा ना, तो ये 2 आ गया, नाइट्रोजन आ गया 58.1 और हाइड्रोजन आ जाएगा 190.3 का क्यूब। अच्छा पहले यूनिट देख लेते हैं। ऊपर आएगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर ATM2 -1 -3। क्या बन रहा है बेटा? ATM -2। आ रही है बेटा बात समझ में? जी सर। अच्छा इक्वेशन गलती से गलत लिखी गई है। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 6.65 एक्सपोनेंट माइनस ए वाला आंसर। 6.65 into 10 is to power -6, 6.65 into 10 is to power -6। इसको हम करेक्ट कर देते हैं बेटे। इसको करेक्ट कर देते हैं, इधर 1 लगा देते हैं। जो इसकी वो आएगी ना, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसमें ये सही हो क्या आएगा, मार्क्स सबको मिल जाएंगे। अच्छा जी अब आपके पास अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इज प्लेस इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम एट वॉल्यूम V है एट टेम्परेचर T, अलाउड टू कम इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। all substances remain in the gaseous state. Argon gas is then pumped into a reaction vessel. The temperature of the vessel is maintained at T. अच्छा ठीक, आर्गन तो रिएक्ट ही नहीं करेगी, क्यों डाला बेचारे को आखिर बेकार में? How are the rate of the forward reaction and the partial pressure of hydrogen iodide at equilibrium affected? How are the rate of the forward reaction? बताइए रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा कम होगा? सर सर अफेक्ट इसको नहीं होगा कुछ तो क्यों आर्गन होगा? रिएक्ट नहीं करेगी। देखिए हाँ ठीक है। वो सर आप बोलो क्या कह अनअफेक्टेड रहे हैं? होगा। यही कह रही हूँ कि वो अनअफेक्टेड ही हो। अच्छा देखिए मेरे ख्याल में तो अगर होगा भी ना तो रेट डिक्रीज होना चाहिए या अनअफेक्टेड होना चाहिए। क्यों? हो सकता है आर्गन गैस के पार्टिकल बीच में घुस जाए और उसे कोलिजन ना करने दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो या तो जी सर। डिक्रीज होना चाहिए या अनअफेक्टेड होना चाहिए, इंक्रीज तो कहीं से भी नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हबीब, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा आप बताइए कि जब आप इसके अंदर आर्गन डालेंगे तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पूछ रहा है, क्या उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट इक्विलिब्रियम वो इंक्रीज होगा या अनअफेक्टेड होगा? सर उसको भी क्यों कुछ होगा जब वो रिएक्ट अनअफेक्टेड ही नहीं होगा। कर रहा उसके साथ। हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? आप दोबारा बोलना अभी।
सर नहीं होगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या बोल रही हैं जहरा? यही बोल रही थी कि जब आर्गन रिएक्ट ही नहीं करेगा तो क्यों फर्क करेगा। देखिए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये पूछे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट इक्विलिब्रियम, तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, इसके तो मोल टोटल में आ ही नहीं रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो इक्विलिब्रियम को चेंज ही नहीं कर रहा ना। आर्गन आर्गन जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, तो अनइफेक्टेड, मेरे ख्याल से अनइफेक्टेड होना चाहिए। आप लोग बोले, आपको बात समझ आ रही है? जी सर। भाई इक्विलिब्रियम चेंज करेगा तो ही चेंज होगा ना पार्शियल प्रेशर। अगर आप लिखते हैं पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम ही चेंज हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15। टू एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एक जिंक है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। स्मॉल नंबर ऑफ जिंक आर एडेड टू एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट at a lower temperature and with one other change. Both experiments produce the same total volume of the gas and are completed in the same time. What is the second change made in the experiment 2? देखिए लो टेम्परेचर कर दिया, ठीक है। तो अच्छा ऊपर मसला ये है कि उसने लम्स की फॉर्म में लिया है, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। नीचे लो टेम्परेचर लिया है, तो अगर कैटलिस्ट ऐड किया जाएगा तो बताइए क्या कैटलिस्ट से रेट बराबर हो जाएगा या दूसरे में जिंक का जो मास डाला है आपने वो ज्यादा डाल देंगे? तो उससे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, कोई ज्यादा डाल दिया जिंक। देखिए पहली बात तो ये है कि कैटलिस्ट का बताइए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में कोई कैटलिस्ट डालने से क्या रेट टोटल 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 वॉल्यूम अनअफेक्टेड होगा। वो अनअफेक्टेड होगा कैटलिस्ट डालने से, ठीक है। कैटलिस्ट तो इसमें कहीं जिंक सल्फेट में होता ही नहीं है ना, लेकिन अगर लेट सपोज तो कैटलिस्ट डाल भी दें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब इसको डाउट पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा मास ज्यादा रखें जिंक का ज्यादा मास रखेंगे तो गैस टोटल क्या बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगी ना। जी सर। तो ये भी नहीं हो सकता। अब ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो तो ऑलरेडी एक्सेस में नहीं है, नहीं वो तो एक्सपेरिमेंट 1 में। अब ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। ये वॉल्यूम तो कह सकते हैं ना। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप लेंगे यानी उसकी अमाउंट ज्यादा डालते हैं, तो ये कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। लार्ज लम्स ऑफ जिंक आर यूज्ड, तो अगर आप लार्ज लेंगे तो और लोअर टेम्परेचर में लेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जी। आपका क्या ऑप्शन है, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो मुझे तो पहले लग रहा था कैटलिस्ट होना चाहिए, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आपको कैटलिस्ट लग रहा था? जी, लग तो रहा था। अच्छा ठीक है। हबीब आप बताएं आपको क्या लग रहा है? सर कैटलिस्ट लग रहा है। यार कैटलिस्ट से देखो, कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, जितना जल्दी जल्दी वो एक्सपेरिमेंट होगा तो ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। हाँ, हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट स्मॉल लम्प्स यूज किए, ठीक है, इसका मतलब, और फिर दूसरे वाले में हमने टेम्परेचर कम कर दिया, यानी हमने रेट को कम कर दिया, पहले वाले से ज्यादा कम कर दिया। तो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल उतने ही रेट के ऊपर काम कर सकेंगे ना, तो दोनों में सेम रेट नहीं आ जाए। हाँ बात तो समझ आ रही है ना, कैटलिस्ट डालने से तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और लो टेम्परेचर है तो वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो और लो टेम्परेचर रखते हैं तो भी
बता दे सी क्यों गलत है। सर मुझे लग रहा है जैसे वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, मतलब सर इसमें ये ये तो नहीं सवाल बताया आप ना। कॉपी करके चैट जीपीटी अबे चैट जीपीटी को छोड़ो तुम भाई। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। ना इसमें ये बताया कि डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड, क्या डाला है इसमें? रिलेशन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जी, ऊपर तो डाइल्यूट डाला है और स्मॉल लम्स डाला हुआ है। मेरे ख्याल में कैटलिस्ट वाला ही ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसका काउंटर काउंटर हो रहा है, काउंटर। यानी अगर लो टेम्परेचर है और कैटलिस्ट डाल दी है तो बात तो वही मेंटेन रहेगी, लेकिन क्या इससे सेम टोटल वॉल्यूम आ जाएगा? सर कैटलिस्ट इफेक्ट थोड़ी करता है। देखो एक्सिस में जैसे एक्सपेरिमेंट 1 है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो एक्सिस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ आ रही है? इस लिहाज से सी गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर आप सर मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी में डालें। अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 देखें, एक्सपेरिमेंट 1 में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है एक्सिस में। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक हुआ। तो अगर आप ग्रेटर वॉल्यूम डालेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ये तो लिहाजा कैटलिस्ट ही बेस्ट आंसर लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। आपने ये ग्राफ किया है। मैंने आपको एक तावीज दिया था ग्रुप पीरियड 3 का। बताइए ये कौन सा ग्राफ है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ग्राफ है। बता सकते हैं सर इसको एलिमेंट आर कौन सा होना चाहिए? एल्यूमिनियम होना चाहिए ना उसके बाद। क्या ये एल्युमिनियम होना चाहिए? जी सर। ये एल्युमिनियम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के सामने और कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है। एलिमेंट एक्स इज इन द पीरियड इन पीरियड 3। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ सॉलिड वाई। आइए एक एक करके देखते हैं। व्हेन सॉलिड वाई इज एडेड टू वाटर, अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ लेस देन 7 इज प्रोड्यूस्ड। एसिडिक पीएच बन रही है। ठीक है जी, पहले लेते हैं ग्रुप 1 से, फिर लेते हैं नॉन मेटल फास्फोरस से। इसको ऑक्सीजन में डाला है, ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन में डाला है, ये बन जाएगा P4O6 या P4O10। सॉलिड वाई बन गया। अब इसमें पानी में डाला है, तो बताइए पीएच ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। और इसमें पीएच क्या होगी? H3PO4 बनेगा। अगर इसमें पीएच कम होनी चाहिए। कम होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सल्फर भी यही काम गैस करेगा बनेगी ना लेकिन। क्या? लेकिन वो तो गैस बनेगी, वो तो सॉलिड ही नहीं होगा। तो लिहाजा फास्फोरस इसका आंसर सही होगा। जरा चेक करिएगा, P4O10 सॉलिड है और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा इसके अलावा। बेटा चेक करना, ये P4O10 सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमर होता है ये, पॉलीमर कह सकते हैं इसे। दिस क्वेश्चन रेफर टू isolated gaseous species. The species fluoride, neon and sodium ion are isoelectronic. Same number of electrons, which order do their radii increases. अच्छा, पहले मैंने आपको पहले भी कराया था, मैंने कहा था इनका सबसे पहले पीरियड चेक किया करिए। ठीक है, बताइए सोडियम +1, इसका अंदर है 2 8,
नियोन 2 8, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आ गया तो 2 8। बोले ऐसा ही है? जी सर। बताइए, अब तो बात क्लियर हो गई। मोर नेगेटिव बिग साइज, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 9, प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 11। तो बताइए किसके प्रोटॉन ज्यादा है, किसका स्मॉलेस्ट होगा? सोडियम। मैंने आपको बताया था मोर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट साइज, नेगेटिव बिग साइज। बोलिए, तो सी होना सोडियम चाहिए। कहाँ सोडियम कहाँ लिखा है? ए और सी में लिखा है सोडियम ना। अच्छा, अब अगर नियोन नियोन को देखें, नियोन के 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि नियोन में फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो लिहाजा फ्लोरीन का बड़ा होगा ना साइज, नियोन में ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो बोलिए कौन सा आंसर सही हुआ? बोलो मेरे बच्चों, बेटा मेरी आवाज आ रही है? सी आंसर होगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सेपरेट सैंपल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम are added to an excess of dilute sulfuric acid. The observation are summarized in the table. सही है भाई, सही हो गया। Which statement explains the difference in these observation? बताइए, कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए दोनों का विग्नेस रिएक्शन है। मैग्नीशियम कंप्लीटली डिसॉल्व, कैल्शियम का रिएक्शन soon stops and leaves most of the calcium unreacted. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये कह रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो बताइए, क्या सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, नहीं। या मैग्नीशियम अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा? सर इसमें डी नहीं हो सकता? नहीं, पहले मुझे सी का आंसर बताया ना। सर मैग्नीशियम इज रिएक्शन ज्यादा कैसे होगा जब कैल्शियम डाउन द ग्रुप? नहीं, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये बताएं। डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज होती है। बताइए, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं? देते हैं। देखिए ये 0 से +2 बन रहा है। बताइए ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। जी सर। तो बताइए अगर मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम सल्फेट बन गया, नहीं बन रहा, और मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, सही है? बोले बेटा, तो आप क्या राय देंगे, क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग हो सकता है? नहीं। ना ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, ना ही रिड्यूसिंग हो सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है ना बेटे। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये हुआ
कि उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है, तो फिर तो बी सही नहीं हो रहा। चेक करें। सर तो अगर बी सही है तो फिर वो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज अनरिएक्टेड? ये तो इसका मतलब है जुमला सही है लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से सही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो सी या डी। अच्छा, डी ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम सल्फेट। देखिए हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्साइड वो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सल्फेट की कम होती है। तो कैल्शियम सल्फेट लीस्ट सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जुमला तो बिल्कुल सही है। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर कैल्शियम सल्फेट बन भी गया है तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो सी भी सही लग रहा है, अब आप लोग फैसला करिए, सी है या डी है? सर डी लग रहा है। डी लग रहा है। जी सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो डी होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं स्टॉप लीव मोस्ट ऑफ द कैल्शियम अनरिएक्टेड। कैल्शियम बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसमें सॉल्युबिलिटी कहाँ से आ गई? सर आपने कहा था ना वो इनसॉल्युबल लेयर बना देता है, तो उसकी वजह से वो जा ही नहीं पा रहा होता अंदर उसके रिएक्टेंट, तो रिएक्ट कैसे करेगा? नहीं, वो तो मैंने आपको मैग्नीशियम का बोला था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का। कैल्शियम का कब बोला था? सर लेकिन हमें ये बात तो पता है ना कि कैल्शियम सल्फेट कम सॉल्युबल है, तो इसलिए लेयर तो फिर भी बनाएगा। देखिए पता है, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप या तो कायल हो जाएं या मुझे कायल करें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बताइए, पानी में सॉल्युबिलिटी आप बता रही है ना, सल्फेट आप बता रही है रिएक्शन होने के बाद, आप समझने की कोशिश तो करें। देखें, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जुमला तो सही है, मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम सल्फेट। पानी के अंदर ना, वो तो कह रहे हैं बन ही नहीं रहा, आप चेक तो करें। वो कह रहे हैं कैल्शियम सल्फेट बन ही नहीं रहा है। सर वो कह रहा है रिएक्शन सून स्टॉप्स एंड लीव मोस्ट ऑफ द, मतलब थोड़ा तो बना ना। मोस्ट ऑफ द कैल्शियम अनरिएक्टेड, यानी उसने कैल्शियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं किया। तो रिएक्ट ही नहीं किया तो सॉल्युबिलिटी तो रिएक्ट होने के बाद डिस्कस होगी ना। और अच्छा सर, फिर आप बताएं कि सी के अंदर मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है लेकिन डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हुआ? अ, पहले तो देखिए, कैल्शियम कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये तो मुझे मालूम है, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, बिकॉज क्योंकि कैल्शियम का जो साइज है ना, कैल्शियम का, वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ये तुलना तो गलत है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव तो गलत है। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, ऐसा ही है बेटा। जी सर। तो ये भी गलत हो गया, अब क्या कर सकते हैं? सर मैं इसके अलावा चाह रही, इंग्लिश इंग्लिश सबकी डिफरेंट, फिर वो समझेंगे ना, कुछ बच्चे समझेंगे कि पूरा रिएक्ट कर गया, कुछ कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बन गया, ठीक है, सपोज बन गया। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन के मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो प्रिसिपिटेट की फॉर्म में बना रहेगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? अच्छा, जब वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जब वो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा तो वो पानी को अंदर घुसने नहीं देगा ना, रिएक्ट नहीं करने देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मेरे बच्चों, जब आपने कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाया तो बन गया कैल्शियम सल्फेट। अब ये कैल्शियम सल्फेट ने कैल्शियम को घेर लिया,
अब बताइए क्या अंदर जाके अटैक हो सकेगा सल्फ्यूरिक एसिड का? नहीं। ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक एलॉय वो आ गया है और एंड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर treating acidic soil. The three statement all refer to the agricultural use of these carbonate. Dolomite and calcium carbonate are both less soluble than calcium hydroxide. 1 mole of dolomite has the same neutralizing effect as 1 mole of calcium carbonate. Dolomite and calcium carbonate both increase the pH of acidic soil. चलिए एक ही करके देखते हैं बेटा। ऊपर वाला जो है वो डबल कार्बोनेट है, ठीक है। आपको मालूम है कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एंड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल, ठीक है। डोलमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर बोथ लेस सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जुमला सही है गलत है बोले? सही होना चाहिए। जाहिर सी बात है ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल, लाइम वाटर इज सॉल्युबल। अगला सवाल है 1 मोल ऑफ डोलमाइट हैज द सेम न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट एज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए क्या ये जुमला सही है? अगर सही है। आप कैल्शियम, हाँ बोले बेटा। ये मैं कह रही थी अगर हम सपोज करें कि हम एसिड के साथ इनको रिएक्ट करवाएं और देखें कि अगर ये बिल्कुल बैलेंस आउट हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो फिर उससे किया जा सकता है, ये देख सकते हैं इस तरह। देखिए असल में ये सवाल, ये जो डोलमाइट है ना वो यूं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इस तरह का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। सही। जब आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? न्यूट्राइजिंग, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें और इसका 1 मोल होगा, तो डेफिनेटली इसके 2 मोल चाहिए होंगे ना। जी। अच्छा लेकिन जब आप अकेले कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो आपको जो है वो 1 मोल ही लगेगा इसको। तो आपको फिर 1 ही मोल चाहिए होगा, तो ये जुमला तो गलत लग रहा है। 3 है डोलमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बोथ इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। बोथ इंक्रीजेस द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। आइए कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। तो ऊपर तो ये कह रहा है कि इस डबल कार्बोनेट एंड कैन बी यूज फॉर ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल, तो ये इंक्रीज कैसे कर सकता है पीएच? सर। कर सकता है ना, क्योंकि उसकी तो पीएच लो होगी। जी सर। जब वो न्यूट्रलाइज कर देगा दोनों के दोनों, तो ये तो स्टेटमेंट 3 सही है, तो 1 and 3 ओनली। बेटा किसी ने कुछ पूछना है? सर 2 गलत कैसे हुआ? बेटा 1 मोल ऑफ डोलमाइट हैज द सेम न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट एज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक डोलमाइट 2 एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, और एक कैल्शियम कार्बोनेट एक सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सही है सर। ठीक है, चलिए अगर इसमें बेरियम होता ना तो फिर सवाल में ट्विस्ट आ सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस इक्वेशन इज अबाउट 2 सॉल्ट सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड। द 2 सॉलिड सॉल्ट्स आर सेपरेट एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। अच्छा जी, उसके बाद है एक्वस डाला गया है, सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट डाला गया है, फिर अमोनिया डाल दिया। अच्छा जी, अब बताइए अगर सॉल्ट NaCl होगा तो बताए क्लोरीन बनेगा? सर क्यों बनाएगा? बताएं जब आप NaCl में H2SO4 डालते हैं HCl बनता है या Cl2 बनता है? बोलो बेटा। HCl। HCl बनता,
तो ये गलत हो गया। पता है NaCl में H2S तो नहीं बनता, सोडियम आयोडाइड में H2S बनता है या आयोडीन बनता है? दोनों बनते हैं। दोनों बनते हैं। सिल्वर नाइट्रेट डालने से येलो प्रेसिपिटेट आएगा या कलरलेस? येलो। येलो प्रेसिपिटेट आएगा, सी इज करेक्ट। अच्छा, ये कैल्शियम नाइट्रेट 22 कैल्शियम नाइट्रेट एंड स्ट्रोंशियम नाइट्रेट तो सेपरेट बोरिंग ट्यूब्स, दोनों में थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? तो वाटर कंटेनिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, वाटर कंटेनिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। बताएं दोनों में कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बनेगा ना बेटा, सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, as the reaction proceeds, the water containing universal indicator changes color. Which law describes the color change and identifies the nitrate that cause the quickest color change? अच्छा बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी किसकी ज्यादा होगी? कैल्शियम नाइट्रेट की, स्ट्रोंशियम की। तो डाउन द ग्रुप थर्मल डिकम्पोजिशन आसान हो जाती है, ऐसा ही है? सर मुश्किल होती है ना? सर मुश्किल होती है। बताइए, मुश्किल हो जाती है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, ऊपर ज्यादा होती है, तो लिहाजा ऊपर वो खुद ही डिस्टॉर्ट करता है, लेस एनर्जी चाहिए होती है, नीचे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यहां आएगी लेस एनर्जी, क्विक कलर आएगा, क्विकेस्ट। तो क्विकेस्ट डाउन द ग्रुप थर्मल डिकम्पोजिशन बताइए, इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज और थर्मल डिकम्पोजिशन डिक्रीज, ये लिखा है ना? बेटे हम इस तरह करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, ठीक है? सही। डाउन द ग्रुप एनर्जी रिक्वायर्ड to decompose decreases। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम नाइट्रेट करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताइए NO2 एसिडिक गैस है कि एसिडिक। एसिडिक गैस है? तो बताइए ग्रीन टू ब्लू होना चाहिए या रेड होना चाहिए? रेड। रेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, the equation for 3 reactions involving chlorine or its compounds are listed। ठीक है जी, which statement of these equations is correct? बताइए क्या KCl से किल बैक्टीरिया होते हैं बेटे? नहीं, HCl होता है। KCl से तो नहीं होते। अच्छा, इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन, आइए चेक कर लेते हैं। पोटाशियम +1 से +1 है, क्लोरीन 3 2 6 -6 +1 +5 है, +5 से -1 हो रहा है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। बताइए ऑक्सीजन -2 से क्या हो रहा है? 0। -2 से 0, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, इक्वेशन 2 डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 4। तो पोटाशियम क्लोरेट 4, अच्छा जी, पोटाशियम क्लोरेट 4, तो आइए इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। KClO4,
यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ -8 चार्ज है, ये तो +7 हो रहा है। तो बताएं पोटेशियम क्लोराइड 4 होगा ये? नहीं 7। ये तो 4 नहीं हो रहा है। इक्वेशन 2 and 3 बोथ रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो आइए चेक करते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 बोथ रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अच्छा इधर देखें, पहले वाले में क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन था +5, 4 2 8, ये +7 हो गया। जी हाँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। यहाँ 0 क्लोरीन है, यहाँ -1 है, यहाँ +5 है। जी हाँ, यही सही है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? 24 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is a primary pollutant produced by petrol engine and is found in their exhaust gases. Which reaction occurs in catalytic converter and decrease the emission of nitrogen monoxide? बच्चों वाला सवाल है, क्या ये इसका आंसर सी है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हो सकता है गलत हो। यस सर। क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। मैंने अचानक कैसे बताया? क्योंकि नाइट्रोजन मुझे दिखी। चलिए 25 कोलेस्ट्रॉल, ये देखिए रिपीट है। मैं जो पुराने ईयर करा रहा हूं ना आपको, अभी आप देखेंगे ये पुराने ईयर का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। स्टूडेंट एक्स स्टेटेड that the 17 carbon atom in the 4 ring all lie in the same plane. क्या ये सारे के सारे सेम प्लेन पे हैं? क्या ये सारे के सारे, ये देखें ये sp2 है, ये sp2 है, बाकी sp3 है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने बताया था ना कि sp2 sp3 बराबर में sp3 हो तो फिर सही होता है, प्लेनर होता है। अगर sp3 यहाँ है और sp3 यहाँ है, अच्छा चलो इसको डाउट पे रखते हैं, एक्स को हम डाउट पे रखते हैं। चेक करें, 17 ही कार्बन है। चेक करें, 17 कार्बन है। जी सर, रिंग के अंदर 17। रिंग के अंदर 17 होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट एक्स दैट द 17 कार्बन एटम इन द 4 रिंग्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो CH3 ये चेक कर लेते, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट वाई स्टेटेड दैट दिस मॉलिक्यूल डिस्प्ले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बताइए, ये तो कहीं हो ही नहीं सकता वाई। आपको पता है ना कि इसको रोटेट करेंगे वो तो रिंग ही टूट जाएगा। वाई तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा सर, एक सवाल था जी, कि अगर ठीक है? इसने डबल बॉन्ड, जैसे ये साइक्लिक बनाया हुआ है इसने, और डबल बॉन्ड जैसे कि लास्ट में जो राइट हैंड की तरफ जो चेन है उधर लगा दिया डबल बॉन्ड, तो वो तो रिंग का हिस्सा नहीं कहलाएगा, उसमें सिस ट्रांस हो सकता है ना? हाँ, उसमें तो हो सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है ना। सही है, रिंग के अंदर बस नहीं होगा। हाँ, रिंग के अंदर तो हो सकता है ना, लेकिन ये बात तो कर रहा है उसकी क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल। जी जी। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं। तो भाई वाई तो गलत हो गया। वाई स्टूडेंट विच इज करेक्ट? तो स्टूडेंट वाई ओनली, स्टूडेंट एक्स ओनली। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, बोले कौन सा? दोनों तो सही नहीं है। जहां जहां स्टूडेंट वाई है वहां तो गलत है। तो कौन सा बचा? खाली एक ही बचा, स्टूडेंट एक्स। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ चले गए? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। how many other chiral centers are present in और कायरल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए ये रहा कायरल, एक और
एक कायरल ये रहा, एक कायरल ये रहा बेटे। बोलिए और कायरल नजर आ रहे हैं आपको? नहीं सर, ना ही ऑप्शन दिया। ना ही ये ऑप्शन दिया हुआ है। और मुझे अदर कायरल, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्यूटीन रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 टू गिव प्रोडक्ट X. Butene react with hot concentrated acidified KMnO4 to give product Y. Which statement about product X and Y is correct? देखिए ब्यूटीन, ये है ब्यूटीन। अगर आपने कोल्ड के साथ डाला है तो ये बनाएगा डायोल। ठीक है, ब्यूटीन अगर हॉट के साथ डाला है तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सर इसका बी। बताएं एस। बिल्कुल इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई कार्बोनाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28. A sequence of reaction take place. The major product is compound Z. बताइए प्रोपेनोइक एसिड की रिडक्शन करिए, क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्रोपेन 1-ol। बताएं इसकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपीन। प्रोपीन बन जाएगा। अगर इसमें पास वेपर विद स्टीम, फिर अल्कोहल बन जाएगा नहीं? जी सर। तो मे बी पॉसिबल प्रोपेन 1-ol बने और प्रोपेन 2-ol बने। सर हम तो मेजर बनाते हैं ना। अब देखना पड़ेगा। अच्छा मेजर प्रोडक्ट लिखा है इसने, तो 2 होना चाहिए फिर तो। मेजर लिखा है ना, मेजर, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। अगर कभी भी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से सेकंड डिग्री अल्कोहल बनाने को आ जाए तो यही तरीका अपनाते हैं। तो भाई व्हाट इज कंपाउंड Z? प्रोपेन 2-ol। Which statement is correct? बोले ब्रोमो इथेन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डालेंगे तो इथीन बनेगा या इथेनॉल बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल बनेगा, गलत। 1 chlorobutane react rapidly then 1 bromobutane। बताइए, वो भी 1 क्लोरो है, ये भी 1 ब्रोमो है, दोनों एक ही है और एक्वस डाला है, दोनों SN1 दोनों SN2 देंगे। बताइए किसमें कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होना चाहिए? किसमें दोनों कौन से देंगे? SN, बोले बेटा SN2 देंगे। बताइए SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है। तो बताइए कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो इसको रैपिड होना चाहिए ना? जी सर। ये भी गलत हो गया। बताइए ये थर्ड डिग्री है। गलत बताइए SN1 गलत है क्योंकि थर्ड डिग्री के साथ SN1 होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो SN1 होगा। बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन। थर्ड डिग्री इज मोर स्टेबल। तो बेटा कौन सा आंसर सही हुआ? डी। डी।
Inductive effect, huh? Inductive effect. Now 30. In the hydrolysis of bromoethane by aqueous sodium hydroxide, what is the nature of the attacking group and of the leaving group? अच्छा जी, in the hydrolysis of bromoethane, ये आ गया ब्रोमोइथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो अटैकिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, बोले न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। तो बताइए जो लीव करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। वो भी न्यूक्लियोफाइल, जब भी तो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि दो न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो रहे हैं। चलिए अगला है, एक्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। ठीक है जी। व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स? सोडियम के साथ OH, तो इसमें भी OH है इसमें भी OH है, तो सोडियम के साथ तो रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। अब आ जाइए सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये गलत हो गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज। अब आपके पास A और B, ये थर्ड डिग्री है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बताइए डी आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि रिमेन ऑरेंज है। चलिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ, बताइए टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर? 10। 10 क्यों कार्बन है? अच्छा 3 है, ये 3 जी सर 3। 3 है, तो इसका मतलब ये वो 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन, ऐसे ही बेटा? जी जी। अच्छा जी, अब ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे? 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 पानी, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 + 5 13 ऑक्सीजन हो गया, 13 ऑक्सीजन हो गया। तो एक कम किया तो 12, 12 का आधा किया 6। A इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। 33. In which pair will each compound give a different visible result with alkaline I2? Iodoform test, आइडोफॉर्म, बताइए ये आइडोफॉर्म देगा? देगा। बिल्कुल देगा। ये भी आइडोफॉर्म देगा, बोले ये भी आइडोफॉर्म देगा? देगा। ये भी दे देगा, मिथाइल कीटोन है। ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, बोले ये दे देगा, जी। ये नहीं देगा, तो डी इज द आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अगला है अच्छा जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
34. Which reagent gives a positive result with propanone? ठीक है, प्रोपेनोन. प्रोपेनोन क्या है? ये है प्रोपेनोन. बताइए क्या ये होगा ना, alkaline I2 aqueous iodoform बिल्कुल test. बिल्कुल यही होगा. एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करती, फेलिंग रिएक्ट नहीं करता, टॉरेंस रिएक्ट नहीं करता. चले esters can be hydrolyzed with an aqueous alkaline or an aqueous acid to form two products. The table compares the two methods. Which row is correct? सही है. Ester can be hydrolyzed with an aqueous alkali or aqueous sodium. ठीक है. Aqueous alkali, complete conversion of the table. Two method. ठीक है. Complete conversion to salt and an organic acid. Salt और क्या बनता है बेटा? एस्टर से सॉल्ट और अल्कोहल बनता है ना. जी. तो ये गलत हो गया. सॉल्ट एस्टर गलत हो गया. सॉल्ट एंड अल्कोहल सही हो गया. सॉल्ट एंड अल्कोहल सही हो गया. अच्छा, एसिड इरिवर्सिबल होता है. एसिड जो होता है वो रिवर्सिबल होता है ना. जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर सी होगा ना इसका आंसर? क्या बेटा? सर सी होना चाहिए ना इसका आंसर, अगर अच्छा रिवर्सिबल है तो. अभी देख लेते हैं. रिवर्सिबल तो मिक्सचर विद एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल. जी हाँ, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल ही बनता है. बिल्कुल यही है. कंप्लीट कन्वर्जन टू नहीं, कंप्लीट नहीं होता फॉर्म. जाहिर सी बात है, सीओडी में से एक ही आंसर है सी. चलिए 36 में आ जाइए. structure isomer only should be considered when answering this question. How many compound with molecular formula CY are primary alkyl alkane? आइए 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. एक ये आ गया भी यार. 1 2 3 4. एक ये आ गया भी यार. यहाँ सी लगा दें. 1 2 3 4. यहाँ बी आर लगा दें. एक कार्बन यहाँ आ गया. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब 3 कार्बन पे आ जाए. 1 2 3. यहाँ बी आर लगा दें. एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन. 1 2 3 4. स्ट्रक्चर आइसोमर ओनली. बताएं कितने बन रहे हैं ये? सही विचार. हाँ बेटा, क्या 4 बन रहे हैं या ज्यादा बनेंगे? सर अगर हम ये कर लें, जो अपने जो लास्ट में अभी जो बनाया है जिसमें दो लगाए हुए हैं, दो मिथाइल की जगह एक इथाइल कर लें अगर. अच्छा, आप कह रही है एक इथाइल करने, तो ये इथाइल तो ये वाला देखें है ना बेटा. ये इथाइल तो है. 2 कार्बन का इथाइल. सर लेकिन नाम तो उसके लिए हम डिफरेंट यूज करते हैं. उसके लिए हम 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, और इसके लिए तो फिर हम डिफरेंट नहीं यूज करेंगे. आइए आप जैसा बोलेंगे वैसे कराते हैं. ठीक है, ये बी आर लगाया. क्या करूं? बोले इधर कार्बन लगाऊं और इधर इथाइल. जी. अच्छा सही है, सही है. अच्छा अगर हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो सही है. ये तो लॉन्गर चेन आ जाएगी ना. लेकिन इसका सबसे आसान तरीका क्या है? पहले 5 कार्बन की चेन बनाए, फिर चार कार्बन की चेन बनाए. 4 कार्बन में आप 2 ही ऑप्शन है आपके पास. ठीक है. अब अगला आ जाए 3 कार्बन का. 3 कार्बन में यही ऑप्शन है आपके पास. और कोई ऑप्शन है आपके पास 3 कार्बन में? बोले. अगर मैं यहाँ बी सी लगाऊं, यहाँ सी लगाऊं, तो ये लॉन्ग चेन आ जाएगी. आपको बात समझ आ रही है? तो ये यही स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो लिहाजा 4 ही आंसर आने चाहिए. आप चाहे तो गूगल करके देख लें कि C5. गलत एंगल से देख रहे हैं, सॉरी. ठीक है. चले कंपाउंड Z पे आ जाए. कंपाउंड Z इज फॉर्म बाय द रिएक्शन स्कीम शोन. ठीक है.
अच्छा, असल में पता है मेरे भी आंसर गलत हो सकते हैं। मैं अभी मेरी दूसरी क्लास होने वाली है ना, मैं उन्हीं को रिप्लाई कर रहा था। असल में ये शुरू के डिस्कशन करने में टाइम ज्यादा लग गया। अच्छा, अब ये कंपाउंड Z इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन स्कीम शोन, ठीक है, CH3 CH2 Br फॉर्म विद KCN। जब KCN डालेंगे ना बेटा तो यहाँ लग जाएगा साइनाइड। जब एसिड डालेंगे तो ये बन जाएगा Q। तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? डी। बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। चलिए अब अगला है हाइड्रोक्सी इथेनॉल। देखें एग्जाम में 40 क्वेश्चन का प्रेशर बर्दाश्त करना बड़ी बात है। 40 क्वेश्चन एक साथ करना, 20 क्वेश्चन में सब खत्म हो जाता है दिमाग। तो लिहाजा जितना मेरे साथ ऑनलाइन में कंटिन्यूसली बैठेंगे ना तो आप अच्छा सीखेंगे, स्टेमिना बनेगा। अच्छा, इथेनॉल इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स until no further oxidation, सही है। अब इसका स्केलेटन फॉर्मूला बताना है। ये देखें, ये 2 कार्बन है, एक पे ये लगा हुआ है और एक पे ये OH लगा है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ पर भी OH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा ना। बताइए कौन सा सही होगा? सर इसका आंसर क्या बी होगा? B1। बी होना चाहिए क्योंकि बी जैसा ही है ना। चलिए 39, द फॉर्मूला शो द रिपीट यूनिट ऑफ एडिशनल पॉलीमर, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द मोनोमर। सही आई है। ये देखें, ये रिपीट यूनिट दिया हुआ है इसने, ये रहा कार्बन CH, इस पे लगा हुआ है CH3, ठीक है। इसके बाद है CH, इस पे लगा हुआ है CH2 CH3, इसका मोनोमर बनेगा ये। CH2 CH3, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, पेंट पेंट 2 इन। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। बोले बेटा यही आंसर होना चाहिए। आप में से कोई और राय देना चाहता है? सर पेंटोइन ही सही है। पेंट 2 इन ही सही है, वेरी गुड। चलिए IR पे आ जाइए। IR आपने बताना ये है कि विच कुड बी द कंपाउंड कंटेन। अल्कोहल नहीं हो सकता क्योंकि खड्डा की पीक नहीं है 3000 पे। अगर OH होता तो ये खड्डे की पीक होती। तो ये भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, एब्सेंट एब्सेंट। अब साइनाइड या एस्टर, एस्टर के अंदर कार्बोनाइल की पीक आनी चाहिए, आ रही है 1700 पे, तो लिहाजा ये एस्टर ही होना चाहिए, नाइट्राइल नहीं होना चाहिए। नाइट्राइल पे 2200 पे पीक आती है, 2200 पे एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? जी सर। 2200 पीक एब्सेंट, तो ये एस्टर ही हुआ। चलो मेरे बच्चों, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 2 ईयर कराऊं आपको, ठीक है? चले मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज है। यस सर। लाफ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा।